सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं महाद्वीप और महासागरीय भागों की उत्पत्ति के विषय में। पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या अत्यधिक जटिल है, लेकिन महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की समस्या भी उससे कम जटिल नहीं है। इस विषय में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे केल्विन का है, लेपवर्थ और लव की संकल्पना है। प्रारंभ में ये माना जा रहा था कि पृथ्वी गैसीय रूप में है, धीरे धीरे वो ठंडी हो गई, कुछ भाग उसके ठंडे होने से संकोचन पड़े और कुछ भाग ऊपर उठे और कुछ नीचे धंस गए, जिससे नीचे धंसे हुए भाग महासागर और ऊपर उठे हुए भाग महाद्वीप कहलाए। इसी प्रकार चतुष्फलक की परिकल्पना की गई थी और फिर विस्थापन सिद्धांत आया। तो विस्थापन सिद्धांत की महाद्वीप के जो विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना दी, वो सबसे पहले 1908 में F.B. टेलर ने दिया था, जिसका कारण ये था कि उसके पास में जो समस्या आई वो ये थी कि मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो पर्वत है, रॉकीज और एंडीज पर्वत, उनका उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में फैलाव, और अल्पाइन जो पर्वत है जिसमें आल्पस है, काकेशस है, हिमालय है, इन पर्वतों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विस्तार टेलर के सामने समस्या थी। इसको सुलझाने के लिए ही उन्होंने संकोचन सिद्धांत के विपरीत स्थल विस्थापन सिद्धांत या डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले टेलर ने किया और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इसमें वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो भी उसी से मिलता जुलता है। तो अपन पढ़ेंगे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर एक जर्मन का प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता था, जिन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु इसका विवेचन 1915 और 20 में हुआ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण से लोगों का इधर ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में महाद्वीपों और महासागरों की जो उत्पत्ति है उसमें डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया है। प्रतिस्थापना सिद्धांत जिसको बोलते हैं, उसकी समस्या मुख्य रूप से जलवायु को लेकर थी, क्योंकि भूमंडल में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो इस परिवर्तन के अपने पास में दो रूप सामने आते हैं। एक तो यह है कि यदि स्थिर भाग स्थिर रहे हो तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, इसलिए अलग अलग जलवायु रही है एक ही भाग में, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी उष्ण, कभी आर्द्र। तो इसी प्रकार दूसरी जो पक्ष लेते हैं वो ये है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। तो और वेगनर ने इसी को ही स्वीकार किया है, और इसके जो प्रधान रूप है वो इस प्रकार है कि बहुत सारे विद्वानों ने ये मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल भाग, स्थलखंड या पूरा समस्त भाग, जो पृथ्वी का जो पार्ट है वो एक पेंजिया के रूप में था, और इसमें आंतरिक छोटे छोटे सागर थे और इसके बाहर की तरफ महान विशाल सागर था जिसका नाम पैंथालासा है। तो पेंजिया का जो उत्तरी भाग है उसको लोरेशिया बोलते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सम्मिलित है, जबकि लोरेशिया जो उत्तरी भाग है उसमें यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका सम्मिलित है। पेंजिया में भी उसी प्रकार से जैसे अपन पढ़ते हैं, 3 परतें थी, ऊपरी भाग सियाल, मध्य भाग सीमा और केंद्र का भाग निफे। बिना किसी रुकावट के सीमा पर सियाल तैर रहा था, और कार्बोनिफेरस युग में दक्षिण जो ध्रुव था वो अफ्रीका में डरबन स्थान है उसके पास, नेटाल के पास में, उसमें पेंजिया के जो मध्य में है वहाँ पर था। इस प्रकार इन्होंने अपना जो कार्य स्टार्ट किया
वो कार्बोनीफेरस युग से मान के चला इन्होंने कि पेंजिया का विभंजन आगे चलकर हुआ है। अब इनके पक्ष में कौन कौन से ऐसे प्रमाण है जिससे ये पता चले कि वास्तव में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है और महासागर महाद्वीप बने हैं। तो वेगनर ने ये बताया नंबर 1 कि आंध्र महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक समानता पाई जाती है। आंध्र महासागर के दोनों तट, अब एक तरफ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दूसरी तरफ अफ्रीका और अफ्रीका का पश्चिमी तट और यूरोप का पश्चिमी तट, इनको यदि मिलाएं तो वो समान रूप से जिक्सा फिट की तरह बैठ जाते हैं। दूसरा प्रमाण यह है, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों पर कैलिडोनियन और हर्सिनियन जो पर्वत है उनमें एक समानता पाई जाती है। तीसरा ये है कि डॉटोइट ने दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तटों का अध्ययन करके ये बताया कि दोनों की संरचना में पर्याप्त समानता है। नंबर 4 ये है कि आंध्र महासागर के दोनों तटों की समान, दोनों जो तट है अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी, यूरोप का पश्चिमी तट और अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दोनों अमेरिकाओं का पूर्वी तटों के जो जीवाश्म पाए जाते हैं, चट्टानों के अवशेष, उनका अध्ययन करें तो उनमें एक समानता मिलती है। 5वां यह है कि भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर ये प्रतिपादन हुआ है कि ग्रीनलैंड 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर खिसक रहा है, लेकिन 1930 के बाद में इसके परिणाम, इसके खिसकने के कोई प्रमाण नहीं मिले। 6, इसके पक्ष में यह मत है कि स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर वो पश्चिम की तरफ भागने का उनकी ये टेंडेंसी है, परंतु आगे स्थल नहीं मिलने के कारण वो जल में डूब जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में भी वो स्थल भाग मिले थे और वो जंतु पश्चिम की तरफ जाया करते थे। 7वां है ग्लोसोप्टेरिस जो वनस्पति है वो अफ्रीका, भारत, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाई जाती है। इसका मतलब है कभी एक दूसरे से मिले हुए थे। 8वां है कार्बोनीफेरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव ब्राज़ील, फॉकलैंड, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना ये सिद्ध करता है कि सभी भाग कभी एक दूसरे से मिले हुए हैं तथा दक्षिण ध्रुव टर्बन के पास में ही रहा होगा। महाद्वीपीय प्रवाह संबंधी बल की जो अगर बात करते हैं तो उसमें यह है कि वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभंजन हुआ तो उसमें 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ, एक भूमध्य रेखा की तरफ और दूसरा उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब भूमध्य रेखा मतलब उत्तर की तरफ और दूसरा पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह का जो कारण है वो गुरुत्व बल है, प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ है। और महाद्वीप जो है वो सियाल के बने हुए हैं, सीमा से कम घनत्व वाला है तो बिना रुकावट के तैर रहा था। दूसरा है महाद्वीपों का पश्चिमी ओर की ओर प्रवाह का कारण सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय बल को माना गया है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ज्वारीय रगड़ के से पृथ्वी के भ्रमण पर रोक ब्रेक का काम करती है। इस प्रकार महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं, स्थल भाग आगे की ओर प्रवाहित होता है। और महाद्वीपों का जो वास्तविक प्रभाव हुआ है उसमें इसको वेगनर ने इस प्रकार से बताया है कि पेंजिया का विभंजन कार्बोनीफेरस युग से ही माना उन्होंने, और प्लवनशीलता और गुरुत्व बल के कारण पेंजिया 2 भागों में विभंजन हुआ, उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड। बीच का भाग 33 सागर के रूप में, इसको 33 का खुलना बोलते हैं। जूरासिक युग में गोंडवानालैंड का विभंजन हुआ तथा ज्वारीय बल के कारण भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवानालैंड से अलग होकर प्रभावित हो गए। इसी समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर सरके और इससे सरकने से दोनों अमेरिकाओं के बीच में आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। इस प्रकार का जो आंध्र महासागर एस अक्षर का रूप उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से सरकने के कारण संभव हुआ। दोनों अमेरिकाओं के पश्चिम की ओर प्रवाह के कारण मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ।
आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीप के उत्तरी ध्रुव से हटने के कारण हुआ। पैंतला कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया और अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। इसी प्रकार दोनों ध्रुवों की भूमध्य रेखा की ओर पर्याप्त परिवर्तन हुए। सिल्वरियन युग में भूमध्य रेखा सर्वाधिक उत्तर में थी, नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। टर्सरी युग में वर्तमान अल्पाइन पर्वतों से होकर गुजरती है। पर्वतों के निर्माण के विषय में उन्होंने बताया कि जब उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा द्वारा रुकावट के कारण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे वलित हो गए, जिससे रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी तरह यूरेशिया, अफ्रीका प्रायद्वीप भारत में भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुए होने से एक दूसरे को सरकने के कारण 33 भूसुन्नति में मोड़ आ गए, जिसके कारण से टर्सरी युग की अल्पाइन पर्वत श्रेणी की रचना हुई। पर इसमें थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी गड़बड़ हो गई वैगनर महोदय से, और उन्होंने पहले तो ये बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, और बाद में उन्हें रुकावट के कारण से पर्वतों की उत्पत्ति का हवाला दे दिया। अब है समुद्र और द्वीप चापीय त्वरण की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने प्रवाह की गति में शिथिलता का कारण बताया। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था उस समय महाद्वीपीय प्रवाह साथ नहीं दे पा रहा तथा पीछे छूट गया, जिससे सकालीन क्यूराइल, जापान, फिलीपाइन आदि द्वीपों का निर्माण हुआ। इस तरह दोनों अमेरिकाओं पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय कुछ भाग पीछे छूटने से द्वीप समूह का निर्माण उन्होंने बताया। आगे इसके सिद्धांत का जो मूल्यांकन है वो इस प्रकार है। वेगनर द्वारा प्रवाहित बल की यदि बात करते हैं तो सूर्य चंद्रमा से जो ज्वारीय बल पश्चिम की ओर की प्रवाहित तभी हो सकता है जब वर्तमान में ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक यदि ताकत हो, ये इतना बल हो तभी ये चीज़ें संभव है। यदि इतना बल महाद्वीपों के प्रवाह के समय रहा तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो जाता है। इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों का प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसके प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते। दूसरा है वेगनर ने परस्पर विरोधी बातें कही, जो भी मैंने आपको बताई कि सियाल सीमा पर तैर रहा बिना रुकावट के तैर रहा है, और बाद में बताया कि उनमें रुकावटें आती गई। अगला है आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्ण नहीं मिलाए जा सकते, उनकी भूगर्भिक बनावटें हर जगह मेल नहीं खाती। चौथा है वेगनर ने महाद्वीप के प्रवाह दिशा तथा तिथि का अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला, और कार्बोनिफेरस युग से पहले स्पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। धन्यवाद।